नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने अपने एरो इंजन के लिए एक महत्वपूर्ण आइसोथर्मल फॉर्गिंग टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है। डीआरडीओ के द्वारा अपने 2000 MT आइसोथर्मल फोर्ज प्रेस का उपयोग करके 5 स्टेज ऑफ हाई प्रेशर कंप्रेशर यानी कि HPC डिस्क, एक कठिन से विकृत यानी कि डिफिकल्ट टू डिफॉर्म टाइटेनियम एलॉय से हाई प्रेशर कंप्रेशर यानी कि HPC डिस्क के सभी 5 चरणों का उत्पादन करने के लिए आइसोथर्मल फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस किया है। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि DMRL के द्वारा, जो कि DRDO की हैदराबाद स्थित लेबोरेटरी है। और ये एक ऐसी कठिन टेक्नोलॉजी है जिसके एस्टेब्लिशमेंट के बाद भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा एरो इंजन टेक्नोलॉजी में। और इस डेवलपमेंट के साथ भारत ऐसे महत्वपूर्ण एरो इंजन कंपोनेंट्स की निर्माण क्षमता रखने के लिए वैश्विक इंजन डेवलपर्स की लीग में शामिल हो गया। और बल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए DMRL ने इस टेक्नोलॉजी को लाइसेंस के माध्यम से मेसर्स मधानी को हस्तांतरित भी किया था। आपको बता दें कि भारत में एडोर इंजन को ओवरहॉल किया जाता है लाइसेंस के माध्यम से HAL और OEM के जरिए, क्योंकि किसी भी एरो इंजन का HPC ड्रम असेंबली को रिप्लेस करना पड़ता है एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑपरेशन के बाद या फिर डैमेज के केस में। और इसका सालाना जो कॉस्ट होती है इन HPC डिस्क की वो काफ़ी महंगी होती है और इसकी वार्षिक आवश्यकताएं भी काफ़ी बड़ी हैं। लेकिन अब इसमें भारत स्वदेशीकरण की गारंटी दे सकता है। DMRL ने अपने विज्ञान और ज्ञान पर आधारित उपकरणों को एकीकृत करके इस फोर्जिंग तकनीक को विकसित किया है और इससे अन्य समान एरो इंजन कंपोनेंट्स को विकसित करने के लिए ट्यून भी किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण एरो इंजन से संबंधित टेक्नोलॉजी के विकास में शामिल DRDO, उद्योग और सभी एजेंसियों के वैज्ञानिकों को बधाई भी दी है। DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था और इसीलिए अब भारत एरो इंजन की खास टेक्नोलॉजी में शामिल हो चुका है। अगली अपडेट भारत के अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पाकिस्तान की चिंता को लेकर आ रही है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत के द्वारा अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्यकरण से पाकिस्तान की सुरक्षा को एक उभरता हुआ खतरा नजर आ रहा है। पाकिस्तान के क्वेस्ट फॉर पीस एंड स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया के सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के रणनीतिक योजना प्रभाग के सलाहकार जमीर अकरम ने कही। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की कमजोर रणनीतिक स्थिरता और भारत के आक्रामक मुद्दे के बारे में अपनी चिंताओं को दोहराया, जिससे कि परमाणु संपन्न होते हुए भी पाकिस्तान भारत से मुकाबला नहीं कर सकता है। साथ ही उन्होंने उभरती हुई चुनौतियों पर जोर दिया और कहा कि भारत के द्वारा इस तरीके की तकनीकों पर काम करना पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं करना होगा, क्योंकि भारत नई तकनीकों के साथ युद्ध करेगा, जिसमें कि साइबर युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और घातक ऑटोमेटिक हथियार महत्वपूर्ण है, जिस पर भारत काम कर रहा है और पाकिस्तान को भी इस तरीके के घटनाक्रमों का जवाब देना होगा। साथ ही पाकिस्तान की चिंता दोस्तों 2019 से ही बढ़ गई थी, जब भारत के द्वारा एंटी सैटेलाइट हथियार का परीक्षण किया गया था, जो कि सफल रहा। इसके बाद से पाकिस्तान बौखला गया और उसको अब टेंशन नजर आने लगी है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो राफेल्स को लेकर आ रही है। 3 राफेल लड़ाकू विमानों का एक और बैच अंबाला हवाई अड्डे पर उतरा, जिससे कि अब भारतीय वायुसेना में राफेलों की कुल संख्या 23 हो गई है। भारतीय वायुसेना पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में 101 फॉल्कन्स ऑफ चंप स्क्वाड्रन को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है। अब यह उम्मीद की जा रही है कि 36 राफेल विमानों की पूर्ण डिलीवरी अप्रैल 2022 से पहले पूरी हो जाएगी। इसके अलावा भारत का 126 मीडियम मल्टी रोल लड़ाकू विमानों वाला जो प्रोजेक्ट है यानी कि MMRCA, वो अभी रुका हुआ है। और भारत को अधिक फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों को खरीदने की संभावना के साथ ही अब फ्रांस ने भी भारत को हॉट इंजन तकनीक की पेशकश की है, बल्कि विस्तारित रेंज और क्षमता के साथ हैमर को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भी वो तैयार हो गया। इसके अलावा फ्रांस भारत के आत्मनिर्भर भारत मार्ग के तहत हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को भी भारत के साथ मिलकर बनाना चाहता है। फ्रांस की इंजन निर्माता सैफरन ने पहले ही 100 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक के विमान इंजनों को संयुक्त रूप से विकसित करने के प्रस्ताव के साथ साथ हॉट इंजन तकनीक को साझा करने की पेशकश की है। हालांकि भारत इसके लिए इच्छुक नहीं दिख रहा है। इसके अलावा फ्रांस ने भारत को लंबी दूरी की बेहद घातक हैमर मिसाइल के लिए भी साझा और संयुक्त रूप से टेक्नोलॉजी विकसित करने की पेशकश भी की है, जो कि वर्तमान में भारतीय राफेल के पैकेज का हिस्सा है। 70 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ हैमर हथियार को GPS, इनिशियल नेविगेशन और इंफ्रारेड सीकर का उपयोग करके लक्ष्य पर निर्देशित किया जा सकता है। इस हथियार के नवीनतम संस्करण में 1000 किलोग्राम का बम और लेजर गाइडेंस टेक्नोलॉजी भी है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो इजराइल की एथोस गन सिस्टम को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि लगभग 14 साल पहले रक्षा मंत्रालय ने खरीद और बनाओ यानी कि बाय एंड मेक कैटेगरी के तहत
एक टोड आर्टिलरी गन सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और इस पर अंतिम निर्णय का अभी भी इंतजार है। अब सभी की निगाहें दूसरी डिफेंस नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट पर लगी हुई है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या भारत 155x52 कैलिबर वाली एथोस गन सिस्टम को लेगा या फिर आत्मनिर्भर ATAGS को। हाल ही में सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 महामारी की वजह से भारत और इजराइल के बीच बैठक नहीं हो पाई है और निर्णय की समीक्षा और मंजूरी के लिए बैठक अगले सप्ताह में हो सकती है। जबकि आर्टिलरी गन को 9 अगस्त 2020 को जारी पहली नेगेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था और प्रतिबंध 2020 से शुरू होना था, लेकिन इस तारीख को बदलकर 2021 कर दिया गया। सौदे पर हस्ताक्षर होने के साथ ही निगाहें इस बात पर टिकी है कि कट ऑफ की तारीख बनी रहेगी या फिर बढ़ाई जाएगी। तारीख बढ़ाने का कारण ये था कि भारत अपनी स्वदेशी उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम पर यानी कि ATAGS पर काम कर रहा है और इसे मेक इन इंडिया के तहत देश में बनाने का प्रयास अभी भी जारी है। और आपको बता दें कि आर्टिलरी गन सिस्टम की दौड़ में इजराइल की एल्बर्ट सिस्टम और फ्रांस की नेक्स्टर थी और एल्बिट की ऑटोनोमस होट हाउइजर ऑर्डिनेंस सिस्टम यानी कि एथोस गन सिस्टम विजेता बनी। और आज से लगभग 14 साल पहले रक्षा मंत्रालय ने इस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, क्योंकि एल्बिट सिस्टम सबसे कम बोली लगाने वाला भी घोषित हो चुका था। यह सौदा पूरी तरह से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रक्रिया के तहत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा 400 तोपों की आपूर्ति और शेष 1180 तोपों के स्वदेशी उत्पादन के लिए था। रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि एल्बिट सिस्टम के एथोस की कीमतें उसके प्रतिद्वंदी यानी कि फ्रांस के नेक्स्टर टार्जन गन कीमत की तुलना में 40% तक कम थी। आपको बता दें कि 2019 में बोली खोली गई और उसी वर्ष जुलाई में लागत वार्ता प्रक्रिया होने के बाद से इस पर निर्णय लिया जाना अभी भी लंबित है। पिछले साल दिसंबर में इजरायली सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस सौदे पर जोर देने के लिए पत्र लिखा था। हालांकि DRDO ने यहां पर साफ तौर पर मना कर दिया कि उनके द्वारा विकसित की जा रही ATAGS एथोस से बेहतर थी और ये गन सिस्टम भारत का फ्यूचर है। वहीं इजराइल की फर्म ने भारतीय रक्षा अधिकारियों को भी पत्र लिखा, जिसमें कहा कि वो पहली 400 टोड गन्स को TOT के माध्यम से भारत को उपलब्ध कराएंगी, जिसमें कि अनुबंध का जो मूल्य है उसे भी घटाया जा सकता है। एल्बिट सिस्टम ने भारत के साथ ऑप्शन के रूप में भविष्य में 1180 आर्टिलरी गन सिस्टम के लिए TOT की भी पेशकश की। हालांकि भारत के द्वारा साफ तौर पर इजराइल को बता दिया गया है कि एथोस एक भारत की स्वदेशी बंदूक होगी। भारत में इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन भी किया जाएगा और भारत में ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन, असेंबल और इंटीग्रेशन भी होगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल का भारत फोर्स के साथ जॉइंट वेंचर भी है। इजरायली कंपनी ने कहा कि टेक्नोलॉजी और डिजाइन को पूरी तरह से जॉइंट वेंचर और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जिसमें एथोस को भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर भारत फोर्स और टाटा समूह ATAGS को विकसित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो दूसरी नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट है उसमें शायद ही इजराइल की एल्बिट एथोस गन सिस्टम को बाहर किया जा सकता है, लेकिन संभावनाएं पूरी हैं क्योंकि इजराइल काफ़ी लंबे वक्त से इंतजार भी कर रहा है। बहुत सारी उठक बैठकें हुई, बहुत सारी परेशानियां भी हुई, लेकिन जब वो पूरी तरीके से 70% स्वदेशीकरण के लिए तैयार हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि यह आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब ये अगले हफ्ते तय हो जाएगा कि एथोस गन सिस्टम को नेगेटिव लिस्ट से बाहर किया जाएगा या नहीं। उम्मीद तो यही है कि इसे बाहर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।